इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देखो हम इसका पार्ट नंबर फर्स्ट कर चुके हैं, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर सेकंड। इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉज, लेंज लॉज, ट्रांसलेशनल इंड्यूस ईएमएफ, रोटेशनल इंड्यूस ईएमएफ, ये सारी बातें डिटेल में करेंगे। और दूसरी बात की ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, ये पार्ट नंबर समझ में नहीं आया पार्ट सेकंड, तो इसके इसमें ना तो थर्ड आएगा ना फोर्थ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस पे ही बेस्ड है, तो ये ध्यान से समझना है। ठीक है, सारे इससे ही बेस्ड होंगे फिर। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझेंगे इसे। स्टार्ट करें। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह ही होता है कि किसी भी एरिया में से पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या बोलेंगे इसको? मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब किसी भी एरिया में से पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फ्लक्स। उसे क्या बोलेंगे? फ्लक्स। ठीक है, इससे फाई से डिनोट कर सकते हैं। वैसे फ्लक्स को तो फाई से डिनोट करते हैं, लेकिन इसे फाई बी से कर देते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं ना, तो बी हम अपनी मर्जी से लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए बी लगाया है। देखो सबको पता है ये मैग्नेट है, इसके नॉर्थ पोल, दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। तो हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती है? नॉर्थ पोल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हमेशा ही नॉर्थ पोल से निकलती है। तो ये ऐसे निकल रही है। अब देखो एक एरिया ये है, एक एरिया ये है। ठीक है, इसमें से फ्लक्स पास होएगा और इसमें से भी फ्लक्स पास होएगा। एरिया देख रहे हो दोनों का सेम है, एरिया दिख रहा है दोनों का क्या है? यहाँ पे सेम है, एरिया दोनों का सेम है, लेकिन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या पास सेम हो रही है? क्या सेम ही पास हो रही है? इसमें से देखो 1 2 3 और इसमें से 1, जबकि एरिया सेम है लेकिन फ्लक्स सेम नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ये समझ रहे हो कि फ्लक्स सेम है तो उसमें से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी सेम होगी, नहीं होगी। एरिया सेम हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम होगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सेम हो भी सकती है, सेम होगी भी नहीं, दोनों ही केस बन सकते हैं। इसमें देखो एरिया सेम है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा फ्लक्स, कहाँ का फ्लक्स ज्यादा है? यहाँ का फ्लक्स कहाँ पे ज्यादा है? यहाँ पे, यहाँ पे। जितनी नंबर ऑफ जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी उतना ज्यादा ही फ्लक्स होएगा। तो यहाँ पे ज्यादा फ्लक्स है इसके कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि इसमें 3 लाइनें पास हो रही है और इसमें एक ही हो रही है। लाइंस ज्यादा पास हो रही है तो फ्लक्स ज्यादा, कम पास हो रही है तो कम। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये एरिया और ये एरिया सेम नहीं है। यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, एरिया कम है, एरिया ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों में से सेम पास हो रही है। देखो ये यहाँ इसको ऐसे टच कर रही है, इसको भी यही कर रही है, ये इसके अंदर से जा रही है, ये भी अंदर से जा रही है, और ये वाली नीचे टच कर रही है, ये वाली भी नीचे टच कर रही है। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि एरिया सेम है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी सेम ही होगी, मतलब फ्लक्स सेम ही होगा। अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, सब कंडीशन बन सकती है। जैसे इसमें देखो एरिया सेम है लेकिन फ्लक्स डिफरेंट है, यहाँ पे एरिया डिफरेंट है लेकिन फ्लक्स सेम है। तो कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसी भी कंडीशन आ सकती है, जरूरी नहीं है कि सेम होगी। ठीक है, इसमें देखो ये दोनों सेम है, फ्लक्स यहाँ पे सेम है दोनों में, लेकिन इसमें सेम नहीं है। क्लियर है? वैसे अलग तो ये रहा होगा कि एरिया सेम है तो इसमें फ्लक्स भी सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे एरिया डिफरेंट है तो फ्लक्स सेम है, कुछ भी कंडीशन बन सकती है। ठीक है, डिपेंड क्या करेगी कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। सेम पास हो रही है दोनों एरिया में से तो दोनों का फ्लक्स सेम, सेम पास नहीं हो रही तो दोनों का फ्लक्स अलग अलग होगा। जिसमें से ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वहां पे फ्लक्स ज्यादा, जहां पे कम पास हो रही है वहां पे फ्लक्स कम। क्लियर है? और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? कि स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन? फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है यहाँ तक? ये बातें थी मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये कुछ चेक केसेस हैं, ये तो डेफिनेशन, ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया, इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, देखो पहले केस नंबर 2 सुन लो। अगर थीटा कोई भी जनरल थीटा है, एंगल कोई भी जनरल एंगल दे दिया, मान लो कोई भी क्या है
किस किस के बीच में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, किस किस के बीच में बात करेंगे, हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर। एरिया यहाँ पे क्या लेके चलते हैं? एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेके चलते हैं, ठीक है। फ्लक्स में यही लेके चलते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगह लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी तो यही लेके चले थे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी ही लेके चलते हैं। जैसे पीछे हमने किया, वहां पे लेंथ को लेके चल रहे थे ना एज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे एरिया को लेके चल रहे हैं, कुछ कुछ जगह लेके ही चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल किस किस के बीच में देख रहे हैं? ये देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अगर इन दोनों के बीच का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कोई भी जनरल एंगल है, तो इस केस में फॉर्मूला क्या होता है? बी डॉट ए होता है। फॉर्मूला क्या होता है? बी डॉट ए, यानी कि बी ए कोस थीटा। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी ए कोस थीटा। अगर इन दोनों के बीच का एंगल कोई भी जनरल एंगल है, कोई किसी भी हम थीटा एंगल पे इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो इस केस में फाई मतलब फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? बी ए कॉस थीटा, ठीक है। बी ए कॉस थीटा। अब इन दोनों के बीच का एंगल मान लो 0 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल मान लो क्या है? क्या है? 0 डिग्री है। तो cos 0 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? 0 है। तो इस केस में फाइन फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। और अगर 90 है तो cos 90 क्या होता है? cos 90 0 होता है। cos 90 0, तो फ्लक्स भी 0। तो अगर इन दोनों के बीच का मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इस केस में क्या होगा? फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। क्लियर? यहाँ तक 3 केस थे, सुन लो 3 केस दोबारा से। क्या है? अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कोई भी जर्नल एंगल है, कोई भी क्या है? जर्नल एंगल है, तो उस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? बी ए कॉस थीटा। अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बी ए। फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? बी ए हो जाएगी। और अगर दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है, तो उस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट्स की बात करते हैं। देखो, बी ए होता है, फ्लक्स क्या होता है? बी ए। बी, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? टेस्ला होती है। क्या होती है? ये एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एसआई यूनिट। और मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। बी की होती है टेस्ला, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? टेस्ला मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? टेस्ला होती है। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर 1 वेबर के इक्वल होता है, 1 वेबर के इक्वल होता है, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो 1 वेबर। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की तो होती है गॉस, और एरिया की होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। किसकी? एरिया की। किसमें? सीजीएस सिस्टम में। और मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? गॉस। तो 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मैक्सवेल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 मैक्सवेल के। ये साइंटिस्ट के नाम है, उनके नाम से यूनिट रखी हुई है, ये ऐसे याद करते हैं, ठीक है। आई कहाँ से क्यों रखी गई, ये कोई क्वेश्चन तो है नहीं, है ना। तो ये दो यूनिट्स है, ये तो याद ही करनी पड़ेगी। 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 मैक्सवेल के इक्वल। आप ये बोल लो, ये बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है। 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁴ गॉस और 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये इसमें एक ही में यही बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 10⁸ देखो यहाँ से ये है 10⁸ गॉस पर, सॉरी
10⁸ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मैक्सवेल लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 10⁸ मैक्सवेल, और 1 वेबर भी 10⁸ मैक्सवेल के ही इक्वल होता है। तो यानी कि या तो ये बोलो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, क्योंकि ये 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर ये भी तो किसके इक्वल होता है, 1 वेबर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये इसकी एसआई यूनिट थी, ये सीजीएस यूनिट है, और ये बात भी याद करनी है कि 1 वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। क्लियर है, ये यूनिट्स थी जो कि याद करनी है, क्योंकि आंसर में यूनिट्स भी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैराडेज लॉ, सुनो पहले एक्सपेरिमेंट से समझते हैं इसको। ठीक है, देखो एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था, उसने ये बात बोली थी अपने लॉ में कि मैं बिना बैटरी के करंट फ्लो करवा सकता हूँ। उसने एक्सपेरिमेंट किया, देखो कैसे किया, ये कॉइल है, ठीक है, इससे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। जब ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, जब इसके पास लेके जाते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, देखो डिफ्लेक्शन दिख रहा है, मतलब नीचे से करते हैं तो भी देखो डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये जब ऐसे इसके पास लेके जा रहे हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब टाइम के साथ जैसे जैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, वैसे वैसे इसमें क्या बन जाती है, कि इमेजिनरी बैटरी बन जाती है, ये बताया था उसने। ठीक है, और इसे इसकी ईएमएफ को क्या बोलेंगे, इंड्यूस ईएमएफ, और इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट आएगा उसे बोलते हैं इंड्यूस करंट। इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट था। अभी जो एक्सपेरिमेंट किया उसे समझते हैं। सुनो देखो, इसने फैराडे ने सारे साइंटिस्ट को बुलाया, इन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो किसी को नहीं पता, नया ही एक लॉ बना रहा हूँ। तो सब साइंटिस्ट इकट्ठा हो गए भाई, क्योंकि ऐसे अगर करते हैं तो सबको इकट्ठा होना ही पड़ता है, तो सारे इकट्ठा हो गए। ठीक है, तो इस केस में इसने एक बात बताई, इसने क्या बोला, इसने अपना एक लॉ दिया, इसने 2 लॉ दिए, एक तो था फर्स्ट लॉ, एक था सेकंड लॉ। ठीक है, इसने अपने 2 लॉ दिए। इसने फर्स्ट लॉ में क्या बोला, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, if magnetic flux passing through a conducting loop change with time, then there is an induction of an EMF in the loop which is called induced EMF, and there is a current in the loop due to this induced EMF which is called induced current। इसने क्या बोला कि अगर एक कंडक्टिंग लूप में पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो उसमें एक इमेजिनरी बैटरी लग जाती है। क्या लग जाती है उसमें, एक इमेजिनरी बैटरी, और उसकी ईएमएफ को क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोलेंगे, इंड्यूस ईएमएफ। और इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट आता है, इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट आता है उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं उसे, इंड्यूस्ड करंट। और इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरे प्रोसेस को बोला, क्या बोला, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इस पूरे फिनोमिना को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। ये इसका फर्स्ट लॉ था। दोबारा से सुन लो, क्या था कि अगर एक कंडक्टिंग लूप में पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो उसमें एक इमेजिनरी बैटरी लग जाती है। क्या बोला इसने, उसमें एक इमेजिनरी बैटरी लग जाती है। कब लगेगी, जब पास होने वाला, क्या पास होने वाला, मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो उसमें एक इमेजिनरी बैटरी लग जाती है। उसने ऐसे ही बोला था कि मैं बिना बैटरी करंट प्रोड्यूस करवा सकता हूँ, ये इसका लॉ था, और उसने प्रूव भी कर दिया था वो होता है। ठीक है, कहाँ थे, चेंज विद टाइम देन देयर इज एन इंडक्शन, तो वहां पे एक इमेजिनरी बैटरी लग जाती है, और उसकी ईएमएफ को क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, और इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से क्या आता है, करंट आता है, और उस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। और इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। क्या बोलेंगे, ईएमआई। ठीक है, ये इसका फर्स्ट लॉ था। Faraday's second law, induced EMF in a coil is always directly proportional to the rate of the change of the flux with the time। सुनो इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि जो ये ई इंड्यूस है, इंड्यूस ईएमएफ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डी फाई बाय डी टी के। ठीक है,
और क्या बोला कि जो ये इंड्यूस है, ये तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, ये जो इंड्यूस है, इंड्यूस ईएमएफ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन के। एन होता है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्या होता है? एन क्या होता है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये इसकी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से जो इंड्यूस ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी? एन डी फाई बाय डी टी के। ऐसे ही होगा। यहाँ पे इसने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के माइनस साइन लगा दिया, यानी कि फॉर्मूला हमारे पास क्या आया इसका? माइनस एन डी फाइव बाय डी टी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के क्या लगा दिया इसने? माइनस का साइन लगा दिया, माइनस का साइन। ये माइनस का साइन क्या था ये समझ में नहीं आया, क्योंकि सिर्फ इसने ये एक लाइन बोली, साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस कम इन सच अ वे दैट इट अपोज द कॉजेज। ये कॉज को अपोज करेगा, बस ये बात बोल के वो चला गया। इसने इतना ही बताया, ये माइनस साइन वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में नहीं एक्सप्लेन कर पाया, बस इसने ये बात बता दी। और ये बात समझ में भी नहीं आई, क्या ये अपोज कॉज, क्या 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 मतलब इसका? अपोज द कॉज मतलब क्या इसका? ये बात किसी को भी समझ में नहीं आई। ठीक है, बस इसने इतना बताया था। इसके लॉ में हम इतना ही पढ़ते हैं, इसने यही बातें बताई थी। इसका फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ में इसने बताया कि एक कंडक्टिंग लूप में से जो पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसमें एक इमेजिनरी बैटरी लग जाती है, और उसकी ईएमएफ को क्या बोलते हैं? इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट आता है उसे इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, और इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। इसका सेकंड लॉ क्या था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी फाइव बाई डी टी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के। एन होता है यहाँ पे नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो इसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के माइनस का साइन लगा दिया, तो इसने इंड्यूस ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला ये दे दिया। बस ये माइनस साइन को नहीं डिटेल में एक्सप्लेन कर पाया, ना कोई समझ पाए ना ये एक्सप्लेन कर पाया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, अब उसकी कहानी सुनते हैं, जिसने ये माइनस साइन को डिटेल में बताया। ठीक है, उसमें जो ये साइंटिस्ट बैठे थे सारे, उनमें से एक साइंटिस्ट आया, उसने बोला कि मैं ये साइन, जो ये साइन है इसके आगे, मैं इसे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अगर मैं इसे बताऊंगा तो इसको एक लॉ देना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा इस चीज का। तो फिर पहले तो बोले कि इस माइनस साइन को समझाने में लॉ बनाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करने में बस एक माइनस साइन को। तो फिर वो बोला कि जब मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा तो फिर साइंटिस्ट बोले कि ठीक है लो बना देंगे, बताओ ये माइनस साइन का क्या चक्कर है। तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं। लेंज लो, ये इसका नाम था साइंटिस्ट का, इसने ये लो दिया। देखो इसने बात तो ये बताई थी, लेकिन ये तो खुद से लिखा है हमने, बात तो इसने ये बताई थी। ठीक है, इसका जो मतलब अगर अच्छे से समझना है तो इसका मतलब था कि बढ़ता है तो बढ़ने नहीं दूंगा, घटता है तो घटने नहीं दूंगा, इसका मतलब समझाऊंगा। लेकिन इसने जो बात बोली थी लेंज ने, वो क्या बात बोली थी? इंड्यूस ईएमएफ कम्स इन सच अ वे दैट इट इंक्रीजेस द डिक्रीजिंग फ्लक्स एंड डिक्रीजिंग द इंक्रीजिंग फ्लक्स। देखो इंड्यूस ईएमएफ इस तरीके से आता है कि अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसे डिक्रीज कर देगा, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसे इंक्रीज कर देगा। ठीक है, बैलेंस रखेगा वो उसे। ठीक है, कैसे? माइनस साइन के बारे में बता रहा है ये, कि बढ़ता है तो बढ़ने नहीं देगा। मतलब मान लो अगर वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज नहीं होने देगा, डिक्रीज कर देगा उसे। और मान लो अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसे डिक्रीज नहीं होने देगा, क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, घटने नहीं देगा। इसने ये बात बताई थी लेंज लॉ में। इसने क्या बताया कि इंड्यूस ईएमएफ इस वे में आती है, इंड्यूस ईएमएफ इस वे में आती है कि वो अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो उसे डिक्रीज कर देगा, और अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो उसे इंक्रीज कर देगा। ठीक है, माइनस साइन ये बताता है। इसने बस ये बात बोली थी, हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इसने क्या मतलब, कैसे क्या समझाना चाह रहा है ये माइनस साइन का मतलब क्या समझाना चाह रहा है, वो हम आगे क्वेश्चन में डिटेल में समझेंगे। लेकिन अब ये लेंज लॉ है तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। और ये लेंज लॉ बस इतना ही है, इंड्यूस ईएमएफ कम इन सच अ वे दैट इट इंक्रीज द डिक्रीजिंग फ्लक्स एंड डिक्रीज द इंक्रीजिंग फ्लक्स। यही है लेंज लॉस। याद करना है तो यहाँ से कर सकते हो, बढ़ता है तो बढ़ने नहीं दूंगा, घटता है तो घटने नहीं दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? माइनस साइन यही करता है कि वो डिक्रीजिंग फ्लक्स को तो इंक्रीजिंग कर देता है, और इंक्रीजिंग फ्लक्स को डिक्रीज कर देता है। कैसे कर देता है वो क्वेश्चन से समझेंगे। बस याद ये करना है कि इसके लॉ में क्या था, यही था, क्या था कि डिक्रीजिंग द रुको,
इंक्रीज डिक्रीजिंग फ्लक्स को इंक्रीज कर देता है और इंक्रीजिंग फ्लक्स को डिक्रीज कर देता है। ये लो है बस इसका। क्लियर है? क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्या चक्कर है इसका, इसके थ्रू समझते हैं हम। देखो इसमें क्या बतानी है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, करंट की डायरेक्शन बतानी है लूप ए में लूप बी में। इससे पहले सुनो, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, क्या करना है, थोड़ा इधर कर लेगा। अरे इससे पहले एक बात बताओ कि मान लो ये ऐसे करंट जा रहा है, आई का करंट जा रहा है, तो इस पे ये मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसा, सर्कुलर रूप में, सर्कुलर शेप में होता है ना। आई का करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसा, ऐसे होगा। आई की जगह बढ़ा दिया, ऐसे 2i कर दिया, तो क्या होगा, ये क्लोज क्लोज हो जाएंगी, टर्न्स क्या हो जाएंगी, क्लोज क्लोज। 3i कर दिया मान लो, बढ़ गया, तो ये और क्लोज क्लोज हो जाएंगी, ऐसे होंगे ना। मतलब करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, ये बात तो पता ही होगी, है ना। जैसे जैसे करंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, ये बात तो पता ही है। ठीक है, ये बात याद करनी थी। सुनो अब क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। देखो इसमें अभी यहाँ इस लूप में और इस लूप में कोई करंट नहीं है, इन दोनों लूप में कोई करंट नहीं है, इन दोनों लूप में कोई करंट नहीं है। ठीक है, इसमें से करंट जा रहा है और कैसा करंट है, इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ता बढ़ेगा, बढ़ रहा है करंट। ठीक है, इंक्रीजिंग करंट है, बढ़ रहा है करंट। इसमें और इसमें कुछ नहीं है। तो अब इसकी डायरेक्शन देख लो, इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो क्या आएगा, ये तो क्या आ रही है, आउटसाइड आएगी, क्या आएगी, ये आउटसाइड आएगी। डॉट किसे दिखाता है, डॉट किसे दिखाता है, डॉट डॉट दिखाता है आउटसाइड को, आउटसाइड को। तो ये तो आउटसाइड डायरेक्शन आ रही है, आउटसाइड आ रही है, और ये कैसी आ रही है, ये इनसाइड आएगी, इनसाइड आएगी मानते हो, तो ये कर देते हैं क्रॉस। क्रॉस किसे दिखाती है, इनसाइड को, यही इनसाइड को ही दिखाती है। ठीक है, अब सुनो देखो, अब हमें क्या करना है, इस लो क्या था कि बढ़ता है तो बढ़ने नहीं दूंगा, घटता है तो घटने नहीं दूंगा, ये इंक्रीजिंग है। हमें कुछ इस तरीके से इसका खुद का फ्लक्स इस डायरेक्शन में लाना है ताकि ये क्या हो, डिक्रीज हो जाए। खुद की फ्लक्स की बात करेंगे, सुनो देखो कैसे करेंगे। अब देखो मान लो जो इसकी डायरेक्शन है क्या आ रही है, आउटसाइड आ रही है, ये जो डायरेक्शन है वो कैसी है, आउटसाइड है, डॉट का मतलब आउटसाइड। तो इस खुद में करंट किस डायरेक्शन में चलाएं ताकि फ्लक्स डिक्रीज हो। अगर मान लो हम करंट मान लो इस डायरेक्शन में चला देते हैं, ये इनसाइड आएगी और ये आउटसाइड आएगी। मान लो करंट इस डायरेक्शन में चला दिया, करंट इस डायरेक्शन में चला दिया तो इसका फ्लक्स किधर आएगा, आउटसाइड आएगा। करंट इस डायरेक्शन में चला दिया तो फ्लक्स आउटसाइड आएगा। ये इसकी डायरेक्शन भी आउटसाइड है, इसका खुद का फ्लक्स भी बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस केस में तो करंट इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज कहाँ हुआ। अगर सेम डायरेक्शन में हम इसका फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं तो इस केस में करंट इंक्रीज ही होएगा, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो करंट तो से बढ़ रहा है, हमें क्या करना है, कम करना है, क्योंकि लो क्या था, बढ़ता है तो बढ़ने नहीं दूंगा, तो हमें ये इंक्रीजिंग को क्या करना है, कम करना है। कम करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो इसके खुद की करंट से जो फ्लक्स आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड होगी, आउटसाइड नहीं इनसाइड, सॉरी। करंट ऐसे चलेगा, करंट ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे क्यों चला, सुनो देखो दोबारा से सुनो। करंट ऐसे चलेगा वैसे, इसमें डायरेक्शन जो इसकी हम डायरेक्शन लेंगे, इसके खुद के फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड होगी। क्यों हुई, सुनो देखो, ये डायरेक्शन क्या है हमारे पास, आउटसाइड है, इसकी वजह से तो आउटसाइड आ रही है, इस वाले करंट की वजह से, इस वाले करंट की वजह से आउटसाइड आ रही है ऊपर की तरफ। अगर मान लो हम इसमें जो फ्लक्स फाइंड करें और उसकी डायरेक्शन भी आउटसाइड आ जाए, उसकी डायरेक्शन भी आउटसाइड आ जाए, तो इस केस में करंट क्या करेगा, बढ़ेगा। क्योंकि अगर मान लो हम फ्लक्स बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, करंट बढ़ाते हैं तो फ्लक्स भी तो बढ़ता है, तो फ्लक्स बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ेगा। तो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे ना, आउटसाइड इस वाले करंट की वजह से भी आउटसाइड डायरेक्शन आ रही है, और जो इसका खुद का फ्लक्स होगा उसकी वजह से भी डायरेक्शन
आउटसाइड आ रही है। ठीक है, दोनों केस में अगर आउटसाइड आ रही है तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, और हमें इंक्रीज नहीं करना, हमें बैलेंस करके चलना है। इंक्रीज बढ़ते बढ़ते रहेगा, ये तो बढ़ाना नहीं है, कम करना है, घटाना है हमें। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, जो इसका खुद का फ्लक्स आएगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट लेके चलेंगे, जो इस करंट की वजह से जो डायरेक्शन आई है। इस करंट की वजह से डायरेक्शन क्या थी, आउटसाइड। तो इस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी लेके आएंगे जिसकी वजह से कि डायरेक्शन, इसके खुद के फ्लक्स की डायरेक्शन इस करंट की डायरेक्शन से अपोजिट आए। इसकी वजह से कैसी थी बताओ, आउटसाइड थी, ऊपर आउटसाइड है, तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, इनसाइड आनी चाहिए, तभी तो ये डिक्रीज होएगा। दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट आएगी तभी डिक्रीज होएगा ना, मानते हो। तो करंट को इसी डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा ताकि इस करंट की वजह से जो फ्लक्स आए उसकी डायरेक्शन क्या हो, इनसाइड हो। ठीक है, क्लियर है। सुनो देखो, सिंपल बता देता हूँ। अगर आपको ये दे रखा है कि इंक्रीजिंग है, डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन देख लो, जो ये डायरेक्शन आ रही है इसके खुद के फ्लक्स की बस अपोजिट डायरेक्शन लिख दो। इसकी डायरेक्शन आउटसाइड आ रही है तो इसके खुद के फ्लक्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इनसाइड आ जाएगी। और अगर मान लो यहाँ पे इनसाइड है, इसकी वजह से क्या है, इस वाले करंट की वजह से यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, इनसाइड है, तो इसकी वजह से इसकी जो खुद की जो डायरेक्शन आएगी वो आउटसाइड आएगी। मतलब करंट ऐसे चलेगा, खुद की वजह से डायरेक्शन क्या आ जाएगी, आउटसाइड आएगी। इसमें आउटसाइड क्यों आई, क्योंकि अगर मान लो इसमें भी अगर इनसाइड डायरेक्शन आ जाती, इसमें भी इनसाइड डायरेक्शन आ जाती, मान लो एक बार मान लो कि ये करंट ऐसे नहीं चल रहा, करंट मान लो ऐसे चला दिया हमने, ऐसे करंट चला दिया तो डायरेक्शन क्या आएगी, ऐसे करंट चला दिया तो इनसाइड आएगी, ऐसे करंट चला दिया तो इनसाइड ही आएगी, डायरेक्शन इनसाइड आएगी। इनसाइड इसकी वजह से भी इनसाइड है और इसके खुद के फ्लक्स की वजह से भी इनसाइड आ जाएगी, तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। हमें डिक्रीज करना है तो इस केस में ये तो इनसाइड ही रहेगी, इसे तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता। हम इसका फ्लक्स तो चेंज कर सकते हैं, मतलब करंट की वैल्यू, हम करंट को इस तरीके से चला देंगे कि जो इसकी डायरेक्शन आएगी, इसके खुद के फ्लक्स की जो डायरेक्शन आएगी करंट की वजह से, वो क्या आ जाएगी, आउटसाइड आ जाएगी। तो हम करंट ऐसे नहीं चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे करंट, ताकि इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन क्या आ जाए, आउटसाइड आ जाए, और जो ये इंक्रीजिंग है ये डिक्रीज हो जाए। इसका मतलब यही है माइनस साइन का मतलब, कि ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था तो इसका फ्लक्स कुछ इस तरीके से, हम करंट इस तरीके से चला दिया कि ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड आ रहा है इसका फ्लक्स, तो ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीज हो गया ओवरऑल। और इसमें भी इसकी इनसाइड थी डायरेक्शन, लेकिन इसके करंट की वजह से जो फ्लक्स आया वो कहाँ गया, आउटसाइड आ गया। करंट कुछ इस डायरेक्शन में चलाया कि इसका फ्लक्स क्या आएगा, आउटसाइड आएगा। तो ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ओवरऑल तो डिक्रीज ही रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा, ये दिखाता है माइनस साइन। क्लियर है, थोड़ा सा है दिमाग लगाने वाला, लेकिन समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रुको रुको, उसमें डायरेक्शन तो बताइए, नहीं डायरेक्शन तो बता दो। इसकी वजह से देखो ये कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे करंट कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसमें कैसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो ये कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट। सुन लो, अब इसने करंट क्या दे दिया, डिक्रीजिंग दे दिया। कैसा करंट दे दिया, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग दे दिया मतलब घटता है तो घटने नहीं देगा। इंक्रीजिंग में क्या था, बढ़ता है तो बढ़ने नहीं दे रहे थे हम, और डिक्रीजिंग में क्या करेंगे, डिक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीज नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे, देखो डायरेक्शन तो वही सेम आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, आउटसाइड आएगी डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या आएगी, इनसाइड आएगी। ऐसे आएगी। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है मतलब जो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी बताओ, इसकी डायरेक्शन आउटसाइड आ रही है, आउटसाइड आ रही है, डिक्रीज हो रहा है। हम करंट की डायरेक्शन ऐसे चलाएंगे ताकि करंट से जो फ्लक्स आएगा वो इंक्रीज करे, करंट को इंक्रीज कैसे करेगा बताओ, जब सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में तो इंक्रीज करेगा। देखो जैसे मान लो इसमें इसमें हमने क्या किया था, अपोजिट डायरेक्शन में किया था, मतलब ये इसकी वजह से डायरेक्शन कैसे आ रही थी, आउटसाइड आ रही थी, लेकिन हमने इसके फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे कर दी, इनसाइड कर दी, इस वजह से डिक्रीज हुआ। इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम कर देंगे। देखो डिक्रीज करने के लिए हमने दोनों की डायरेक्शन अपोजिट की है, यहाँ पे आउटसाइड थी और इसकी वजह से जो इसका खुद का फ्लक्स था वो क्या कर दिया था, इनसाइड कर दिया था। यहाँ आउटसाइड थी, इसकी डायरेक्शन इनसाइड कर दी थी, तो इस केस में डिक्रीज हो रहा था। लेकिन हमें क्या करना है, अब इंक्रीज करना है। क्या करना है, इंक्रीज। इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम कर देंगे। अगर डिक्रीज करना है, इंक्रीजिंग करंट है और उसे डिक्रीज करना है, तो दोनों की डायरेक्शन
अपोजिट होगी, एक की इनसाइड एक की आउटसाइड। लेकिन डिक्रीजिंग है और वो इंक्रीजिंग करना है तो क्या करेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम करेंगे। समझ में आ रहा है ना, दोनों की डायरेक्शन सेम करेंगे। तो इस केस में सेम कैसे करेंगे, सुनो देखो कैसे करेंगे। आउटसाइड है, इसकी वजह से क्या है यहाँ पे आउटसाइड है, इसकी वजह से भी आउटसाइड आएगी, मतलब इसकी वजह से आई का करंट ऐसे चलाएंगे तभी तो आउटसाइड आएगी। आउटसाइड आउटसाइड क्या कर देंगे, मतलब ये सेम डायरेक्शन क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। सेम डायरेक्शन इंक्रीज करेगी। अगर मान लो दोनों अपोजिट डायरेक्शन होती तो ये और डिक्रीज कर देती है, और डिक्रीज नहीं करना हमें, हमें इंक्रीज करना है, बैलेंस करके चलना है, ठीक है, ना ज्यादा डिक्रीज ना ज्यादा इंक्रीज। क्लियर है, इंक्रीज करना ना, यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। देखो अगर डिक्रीजिंग है, अगर डिक्रीजिंग है, करंट क्या है, डिक्रीजिंग है, आई की बात कर रहे हैं करंट की। अगर करंट डिक्रीजिंग है तो दोनों की जो डायरेक्शन है, फ्लक्स की डायरेक्शन सेम ही होगी। क्या होगी यहाँ पे, डायरेक्शन सेम होती है। लेकिन अगर इंक्रीजिंग है, करंट इंक्रीजिंग है, तो जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, डिफरेंट होगी। ये सेम डायरेक्शन में ही चलेगा, आउटसाइड ही आएगी इसकी डायरेक्शन भी, इसके खुद के फ्लक्स की। करंट कुछ इसी डायरेक्शन में ही चलाएंगे जो इसके खुद के फ्लक्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, आउटसाइड आई, तो आउटसाइड आउटसाइड ये इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे इसमें है, इसमें इनसाइड, इसकी वजह से क्या आ रही है, इनसाइड आ रही है डायरेक्शन, क्या आ रही है, इनसाइड आ रही है, तो इसमें भी करंट कुछ ऐसे चलेगा ताकि इसके खुद के फ्लक्स की डायरेक्शन कैसी आए, इनसाइड आए, तभी तो ये इंक्रीज होएगा, तभी तो ये क्या होएगा, इंक्रीज होएगा, तभी इंक्रीज होएगा ना। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इनसाइड है, हमें करंट इस डायरेक्शन में चलाना है ताकि इसकी इसके खुद के फ्लक्स की भी डायरेक्शन क्या है, इनसाइड है, तो इसमें करंट ऐसे चलेगा। यहाँ पे कैसे चल रहा है, यहाँ पे चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, रुको 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 रुको, ऐसे तो बाहर आएगी ना, ऐसे आएगी, क्लॉकवाइज चलेगा यहाँ पे, कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज, और ऊपर कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, यही मतलब था उसका, इंक्रीज द डिक्रीजिंग करंट, नहीं डिक्रीजिंग फ्लक्स, इंक्रीज द डिक्रीजिंग फ्लक्स एंड डिक्रीज द इंक्रीजिंग फ्लक्स। उसका मतलब यही है कि डिक्रीजिंग को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, तो खुद के फ्लक्स से अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे डिक्रीजिंग था और यहाँ पे भी हमने दोनों की डायरेक्शन, इसके खुद के फ्लक्स की डायरेक्शन भी इसके करंट की वजह से जो डायरेक्शन आई थी दोनों को सेम कर दिया। तो इस केस में डिक्रीजिंग है तो इसे डिक्रीज नहीं होने दे रहा, डिक्रीज को क्या कर दिया हमने, इंक्रीज कर दिया। और अगर इंक्रीज था, क्या था, अगर इंक्रीज था तो इंक्रीज की वजह से हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। यही था इस माइनस साइन का मतलब। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं जी, समझ में आ गया होगा यार, अब तो हो जाएंगे, अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ जी, सुनो देखो, करंट ऐसे जा रहा है तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनसाइड, और ये वाली आउटसाइड। करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है ना, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनसाइड, ये वाली डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इनसाइड हो जाएगी। ठीक है, ये वाली इनसाइड, क्योंकि अंदर की तरफ आ रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये वाली कैसी हो जाएगी, आउटसाइड हो जाएगी। ये वाली इनसाइड, अंदर जा रहा है और ये यहाँ से बाहर आ रहा है, तो ये आउटसाइड। इंक्रीजिंग है, करंट कैसा है, इंक्रीजिंग, तो इसके खुद के फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी बताओ, इसके खुद के फ्लक्स की डायरेक्शन क्या करें, आउटसाइड करें, क्योंकि ये इनसाइड है और ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग होता है तो जो इसकी खुद की वजह से जो डायरेक्शन आती है, इस करंट की वजह से जो डायरेक्शन आती है उसके अपोजिट में इसके खुद के फ्लक्स की डायरेक्शन करते हैं। इंक्रीजिंग गिवन है, अगर इंक्रीजिंग गिवन है तो क्या करते हैं, इस डायरेक्शन से अपोजिट इसके फ्लक्स की डायरेक्शन क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। और यहाँ पे डिक्रीजिंग होता है तो क्या करते हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम करते हैं। अब क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे, अब क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इनसाइड है, तो इसमें करंट कुछ इस तरीके से चलाएंगे ताकि डायरेक्शन क्या है, इसके खुद की फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड आए। तो करंट कुछ ऐसा चलाएंगे तभी तो आउटसाइड आएगी डायरेक्शन, करंट ऐसा चलाएंगे तभी इसके खुद की फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे आएगी, आउटसाइड आ जाएगी। तो करंट कुछ ऐसा चलेगा, कैसे चल रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, इसमें करंट ये आउटसाइड है, इसकी डायरेक्शन हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो दोनों की, इसकी और इसके खुद के फ्लक्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो इसके इसमें ये आउटसाइड है तो इसमें ऐसा करंट चलेगा ताकि डायरेक्शन क्या आ जाए, इसके खुद के फ्लक्स की इनसाइड आ जाए, ऐसे चलेगा करंट। ठीक है,
तो यहाँ पे कैसे चलेगा करंट, ऐसे। इसमें कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज। क्लियर है। अब शायद एक डिक्रीजिंग का और है, वो कर लो, सुन लो, बस ये लास्ट है, अब तो समझ में आ गया होगा। देखो इसमें ये वाली क्या आएगी, इनसाइड, ये वाली क्या आ जाएगी, आउटसाइड, ऐसे ही आएगा। तो इस केस में क्या होगा बताओ, सुनो देखो, डिक्रीजिंग है मतलब इसकी डायरेक्शन और इसके खुद के फ्लक्स की डायरेक्शन सेम होएगी। क्यों, क्योंकि करंट क्या है, डिक्रीजिंग है, हमें इंक्रीज करना है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या करेंगे, सेम करेंगे। इसकी यहाँ पे डायरेक्शन अगर इनसाइड है तो इसके खुद के फ्लक्स की भी डायरेक्शन कैसी आएगी, इनसाइड आएगी, इनसाइड आएगी। तो करंट इसमें ऐसे चलेगा, क्लॉकवाइज। करंट ऐसे चलेगा ना, तभी तो इनसाइड आएगी, तभी ये डिक्रीजिंग से क्या हो जाएगा, इंक्रीज होएगा, क्योंकि इसे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दोनों की सेम। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड है, डायरेक्शन आउटसाइड है, तो इस केस में कैसे आएगी, ये भी आउटसाइड आएगी, इसके खुद के फ्लक्स की डायरेक्शन। तो ये ऐसे चलेगा, कैसे चलेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, ये निकल समझ गए ना, माइनस साइन, ठीक है। देखो आपको गिवन क्या है, फाई इनिशियल गिवन है, फाई फाइनल गिवन है, ठीक है, डेल्टा टी गिवन है, आर गिवन है, इंड्यूस्ड करंट बताना है, इंड्यूस आई बताना है, इंड्यूस करंट बताना है, करंट की वैल्यू बतानी है। कैसे फाइंड करेंगे इसको, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ई इंड्यूस ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन डी फाई बाय डी टी, यही होता है। डी फाई को सुनो, इसे लिख सकते हैं डेल्टा फाई और इसे लिख सकते हैं डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं। एन नहीं गिवन ना, एन नहीं गिवन तो एन वन लेके चलेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ वंस, अगर टर्न्स नहीं गिवन तो एन वन लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, माइनस। तो इस डेल्टा फाई को ये लिख सकते हैं फाई फाइनल माइनस में फाई इनिशियल बाय में डेल्टा टी। सोल्व कर लो अब इसे, माइनस ये कितना है 30 माइनस 10 करेंगे, 30 माइनस 10 बाय में डेल्टा टी 4 गिवन है, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा यहाँ से माइनस का 20 बाय 4, यानी कि ये कितना आ जाएगा 5 आ गया। माइनस साइन लगाओ ना लगाओ मर्जी है, क्योंकि माइनस साइन तो वो बताता है ना कि बढ़ता है तो बढ़ने नहीं दूंगा, घटता है तो घटने नहीं दूंगा, वो बताता है। तो माइनस साइन लगाओ या ना लगाओ ऑप्शन पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है। माइनस साइन तो इंडिकेट तो यही करता है। क्या पूछा था इसने, करंट पूछा है, आई इंड्यूस पूछा है, तो करंट आई वैसे तो V बाय आर होता है, लेकिन हम क्या करेंगे ई इंड्यूस्ड बाय आर। ये कितना है 5, आर की वैल्यू कितनी है 10, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 एम्पियर। क्लियर दिस, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है, ओके आगे बढ़े, चलते हैं। देखो एक इनवर्ड गिवन है, एक आउटवर्ड गिवन है, ऐसा गिवन है, ऐसे गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, सुनो, एक को पॉजिटिव मान लेते हैं, एक को नेगेटिव मान लेते हैं, एक को पॉजिटिव मान लिया और एक को नेगेटिव मान लिया, ऐसा कर सकते हैं। अगर आउटवर्ड और इनवर्ड गिवन है तो एक को पॉजिटिव मान लो, एक को नेगेटिव मान लो। टी गिवन है, डेल्टा टी गिवन है, आर गिवन है, एन गिवन है, आई ही फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन डेल्टा फाई सॉरी डी फाई बाय डी टी। एन की वैल्यू गिवन इस बार 100, तो ये -100। अब इसे डेल्टा फाई मान सकते हैं, तो फाई माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, यही करेंगे ना। तो फाइनल कितना है 20 माइनस का, क्योंकि हमने ये नेगेटिव मानना है, और ये -20 बाय में टी, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, देखो हमने इसे कैसे मानना है, सुनो रुको दिखा देता हूँ मैं कहीं से, बोलो इसे ऐसे मान सकते हैं एन बाय डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ऐसा मान सकते हैं। अब वैल्यू पुट करिए, ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, -100, इसे लिख सकते हैं 10 माइनस 10, ये नेगेटिव है तो माइनस का 20 -20 बाय में डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻4। सोल्व कर लेते हैं इसे, -100 -40 बाय में 10⁻⁻4, ये कितना आ जाएगा
4000 बाई में 10⁻⁻4, यानी कि 4 इंटू में 10⁻7, ये आ गया ई इंड्यूस्ड। ठीक है, क्या फाइंड करना है? फाइंड क्या करना था? आई इंड्यूस फाइंड करना है, करते हैं। ई इंड्यूस्ड बाय में आर कितना है? 4 इंटू में 10⁻7, बाय में आर की वैल्यू कितनी है? 2 ओम, तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू में 10⁻7। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, बस यही तो लगाना है। डन, चले आगे। देखो इसमें फ्लक्स की वैल्यू गिवन है, आर गिवन है, और आई बताना है कहाँ पे? टी इक्वल टू 2 पे। कहाँ पे बताना है? टी इक्वल टू 2 पे बताना है। ठीक है, दिख रहा है क्या? ठीक है, ऐसा है, t इक्वल टू 2 पे क्या बताना है? i की वैल्यू बतानी है। t इक्वल टू 2 पे फाइंड करते हैं। सुनो, फॉर्मूला क्या है हमारा? ये इंड्यूस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? -n बाय टी फाई बाय डी टी, यही होता है। देखो इसको d को इधर ले आओ, और ये डी टी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है तो वैल्यू पुट कर देते हैं। t2 स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 8t प्लस का 1। डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। यहाँ पे करो, फिर क्या आएगा? यहाँ पे 4t माइनस का आएगा ना, और ये प्लस का 8t प्लस का आएगा। ये प्लस का ही आएगा, सही बात है। -t और यहाँ पे -8t ऐसा आ जाएगा। टी नहीं आएगा, रुको रुको, टी नहीं आएगा। टी तो डिफरेंशिएशन करना है ना, हमें डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसमें क्या पुट कर दे? आई टी इक्वल टू 2 पे आई की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो। कितना आएगा? ये 8 माइनस का, ये माइनस का 8, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 16। वैल्यू किसकी चाहिए हमें? आई की वैल्यू चाहिए। आई की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? 16 बाय 2, 8 आ जाएगा। आई की वैल्यू आ गई 8। क्लियर है? किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? ये 8 की। बड़े आगे हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ओके जी, चलते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन है ये, सुनो क्वेश्चन क्या है? एन एजेंट मूव्स अ कंडक्टिंग लूप लेंथ d in a uniform external magnetic field B in such a way that velocity of conducting loop remain constant v naught. What is the direction of the force applied by the agent? सुनो देखो, यहाँ पे दो लूप दिख रहे होंगे, एक तो ये बड़ा वाला लूप, ठीक है, एक ये छोटा वाला लूप। इस बड़े वाले लूप की जो लेंथ है वो है d, कैपिटल D, ठीक है, और जो इस छोटे वाले लूप की जो लेंथ है वो है d, स्मॉल d। इसकी लेंथ कितनी है? कैपिटल D, और इसकी लेंथ कितनी है? स्मॉल d। ये v नोट की कांस्टेंट वेलोसिटी से, v नोट की कांस्टेंट वेलोसिटी से इसके एंटर कर रहा है, इसमें एंटर कर रहा है, जा रहा है। इसको एजेंट को फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करे, ये अपना फोर्स किस डायरेक्शन में लगाए ताकि वेलोसिटी भी क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ठीक है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये तो कंडीशन है कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहनी चाहिए। ये v नोट की कांस्टेंट वेलोसिटी से तो एंटर कर रहा है, एजेंट अपना फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? दिस इज द क्वेश्चन। इसको अंदर ले जाने से, v नोट की वेलोसिटी से जो अंदर लेके जा रहा है, तो एजेंट अपना फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 3 जगह पे बताना है। ड्यूरिंग एंट्री, मतलब एंटर करते ही फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? कौन? एजेंट किस डायरेक्शन में लगाएगा? ठीक है। ड्यूरिंग इनसाइड मोशन, मतलब जब ये अंदर होगा, अंदर की मोशन में किस तरफ फोर्स लगाएगा? और ड्यूरिंग एग्जिट करते टाइम किस तरफ फोर्स लगेगा? पहले बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ठीक है, देखो जब ये इन तीनों कंडीशन में बात करनी है, ड्यूरिंग एंट्री, ड्यूरिंग इनसाइड मोशन, ड्यूरिंग एग्जिट, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा।
क्योंकि एंटर करेगा, सुनो देखो, एंटर किया तो ये थोड़ा सा मतलब एंटर हुआ है, ये इधर वाला पार्ट एंटर नहीं कर रखा अभी इसने, ये वाला पार्ट एंटर है। ठीक है, ये इतना पार्ट क्या कर लिया, एंटर कर लिया। ये जब इसके अंदर है, इसके अंदर है, और ये क्या है, एक यूनिफॉर्म है। क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे ये एग्जिट कर रहा है, मतलब ये एग्जिट कर रहा है, ये एंट्री ड्यूरिंग इनसाइड मोशन, और ये ड्यूरिंग एग्जिट। अब बताना है, सुनो देखो, इसकी बात करते हैं पहले। ये कुछ ऐसा है, ये मान लो यहाँ पे ए है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, और ये मान लो डी। ए से बी बात कर रहे हैं, ए से बी, इस ए से बी बात कर रहे हैं, ए से बी बात कर रहे हैं। वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है। ये क्रॉस का मतलब क्या है, अंदर की तरफ है। तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। वेलोसिटी इस तरफ है, ये देखिए वी नोट की कांस्टेंट वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ऊपर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड में ये तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर। नीचे बताओ, नीचे, नीचे ये ऐसे है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ लगेगा ना फोर्स, ये नीचे की तरफ लग गया भाई एफएम का। इसमें इसमें कैसा लगेगा, ये इस तरफ लग जाएगा। सुनो देखो, इस तरफ लग जाएगा। देखो हम क्या करते हैं, जब हम एफएम फाइंड करते हैं तो इसका जो डायरेक्शन देखते हैं वो क्या देखते हैं, एल क्रॉस बी देखते हैं ना, एल क्रॉस वी, एल क्रॉस वी देखते हैं शायद, एल क्रॉस बी, हाँ एल क्रॉस बी देखते हैं। एल क्रॉस बी होता है, वी क्रॉस बी नहीं, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी देखते हैं। तो एल कहाँ गई, एल क्रॉस बी, लेंथ क्रॉस बी, तो इसमें किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। किस तरफ लगेगा, इस तरफ, इस तरफ लगेगा ना। इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा, एफएम का लगेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा एफएम का। तो एजेंट को बताओ किस तरफ लगाना पड़ेगा, एजेंट को बताओ किस तरफ लगाना पड़ेगा, एजेंट को फोर्स अपना, एजेंट को फोर्स यहाँ लगाना पड़ेगा ना, इसमें इधर लगाना पड़ेगा एजेंट का फोर्स, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इधर लेके जाना पड़ रहा है, तो एजेंट को फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। तो इस केस में जब ये एंटर कर रहे हैं, देखो जब ये एंटर करेगा तब इसमें कोई फ्लक्स नहीं था, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। जैसे ये एंटर करेगा, जैसे जैसे एंटर कर रहा है, जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंटर करेगा वैसे वैसे फ्लक्स क्या करेगा, बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा ना, क्योंकि ये एंटर कर रहा है तो यहाँ पे फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, और देखो इसकी वजह से ऊपर फोर्स लगा, इसकी वजह से नीचे फोर्स लगा, इसकी वजह से इधर फोर्स लगा, इसकी वजह से कहाँ लगा, इधर फोर्स लगा। तो एजेंट को अपना फोर्स इस डायरेक्शन में ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में किस तरफ फोर्स लगेगा, राइट साइड। किस तरफ लगेगा, राइट साइड। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है राइट साइड, राइट साइड लगाना पड़ेगा। अब ये इसके अंदर आ गया, अंदर तो फोर्स लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो कोई इंड्यूस ईएमएफ है, नो करंट, देन नो फोर्स। क्या बोला इसमें, नो इंड्यूस ईएमएफ, नो करंट, देन नो फोर्स। कोई फोर्स नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी फील्ड है ये, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस केस में जब ये अंदर है तो वी नोट से जा रहा है और यूनिफॉर्म है, तो इस केस में कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगी, करंट भी नहीं होगा, करंट भी नहीं होगा, तो फोर्स कैसे लगेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं आएगा, नो फोर्स, नो। इसकी बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे जैसे इसने एंटर किया यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं था, जब ये बाहर पड़ा था ऐसे कोई फ्लक्स नहीं था, लेकिन जैसे इसने एंटर किया फ्लक्स बढ़ने लगा, क्योंकि एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो फ्लक्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो फ्लक्स क्या कर रहा था, इंक्रीज करेगा। लेकिन ये अब बाहर आ रहा है, इससे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे तो पहले क्या था, जब ये अंदर था तो यहाँ पे तो है ही, मतलब फ्लक्स तो था ही, लेकिन फ्लक्स अब क्या हो जाएगा, कम हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि ये बाहर आ रहा है ना, तो इस केस में फ्लक्स कम हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे कम हो रहा है। तो इसमें भी
सेम, एक तो ऊपर फोर्स लग जाएगा, मतलब मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, एक ऊपर लगेगा एफ एम का, एक नीचे लग जाएगा एफ एम का, एक इस तरफ लगेगा, किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, क्योंकि ये इस तरफ ही लगेगा, इस तरफ ऐसे करोगे तो ये लेंथ और ये ऐसे इस तरफ लग जाएगा, तो इसको भी एजेंट को इस तरफ ही फोर्स लगाना पड़ेगा, इस तरफ वी नोट की कांस्टेंट स्पीड से इस तरफ ही लगाना पड़ेगा। ये हमने क्वेश्चन किया अकॉर्डिंग टू फैराडे, ठीक है, फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग हमने किया, फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें भी कैसा आ रहा है, राइट साइड, ठीक है, क्लियर है। इसने देखो ड्यूरिंग एंट्री इस तरफ ही एजेंट को फोर्स लगाना पड़ेगा, इस तरफ ही लेके जाना है, बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा, और यहाँ पे जब ये एग्जिट करेगा तब भी एजेंट को इस तरफ ही फोर्स लगाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग किया था, अकॉर्डिंग टू फैराडे, ठीक है, फैराडे के अकॉर्डिंग किया था। आगे बढ़ते हैं,